गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3। इसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग फ्लूइड। कोई भी मोशन करने वाला जो फ्लूइड है, जो मोशन कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहले काइनेमेटिक्स ऑफ ए मूविंग फ्लूइड। काइनेमेटिक्स ऑफ ए मूविंग फ्लूइड। ठीक है, कोई भी मोशन करने वाला या मूविंग फ्लूइड की काइनेमेटिक्स क्या होती है। देखो, बेसिकली 2 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। एक तो होता है सॉलिड और एक होता है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड मटेरियल कौन से होते हैं? जिसके अंदर मोशन पॉसिबल है, जो क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं। और जो सॉलिड क्या होते हैं, वो मोशन नहीं कर सकते जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अपन अप्लाई नहीं करें। ठीक है, जैसे फ्लूइड की अगर हम बात करें, जैसे लिक्विड हो गया, गैस, ये सब क्या होंगे, फ्लूइड होंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा सॉलिड और सेकंड हो जाएगा फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड जिसके अंदर मोशन पॉसिबल नहीं है और फ्लूइड जिसके अंदर मोशन पॉसिबल है। आज हम इस यूनिट में किसके बारे में स्टडी करेंगे? ओनली फ्लूइड के बारे में। तो देखो, फ्लूइड क्या होगा? Fluids are the material whose motion is possible। जिसका मोशन क्या हो, पॉसिबल, वो क्या होंगे, फ्लूइड। जैसे लिक्विड की बात करें, लिक्विड क्या है, एक फ्लूइड है, क्योंकि उसका मोशन क्या है, पॉसिबल है। जैसे गैस की बात करें तो गैस भी क्या है, एक फ्लूइड है। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब टाइप, अगर हम इसके मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम फ्लूइड को डिफाइन करें तो कितने टाइप्स के होंगे। जैसे ये क्या कर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो अब अगर इसके मोशन के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करें कि मोशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये भी क्या होंगे, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो स्टेडी फ्लूइड और एक अनस्टेडी मोशन करने वाले फ्लूइड। ठीक है, तो देखो 2 टाइप्स ऑफ मोशन आर पॉसिबल इन फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में कितने टाइप्स के मोशन पॉसिबल है, 2। या फिर हम मोशन के अकॉर्डिंग फ्लूइड्स को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में। एक तो स्टेडी, जो जिनका मोशन क्या हो, स्टेडी हो, और जिनका मोशन क्या हो, अनस्टेडी हो। मतलब एक का तो फिक्स, जो मोशन नहीं कर रहे हो वो फ्लूइड, और एक जो मोशन कर रहे हैं वो फ्लूइड। ठीक है, तो अगर हम मोशन की बात करें तो कितनी टाइप्स की होगी फ्लूइड का मोशन, 2 टाइप्स का। तो फर्स्ट को क्या बोलेंगे, स्टेडी, और सेकंड मोशन कौन सा हो जाएगा, जो स्टेडी ना हो वो क्या होगा, अनस्टेडी। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम ये देखते हैं कि स्टेडी मोशन कौन सा होता है और अनस्टेडी मोशन कौन सा होता है। ठीक है, जो मोशन टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे अगर उस मोशन की वैल्यू क्या हो, डिफरेंट, या वेलोसिटी क्या हो, डिफरेंट, तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, स्टेडी मोशन। और जो मोशन या फिर फ्लूइड का वो मोशन जो अलग अलग पॉइंट पे या डिफरेंट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या रहे, सेम रहे, चेंज ना हो, तो इस टाइप का मोशन क्या होगा, अनस्टेडी मोशन। ठीक है, तो देखो स्टेडी मोशन क्या होगा, जिसके अंदर टाइम के अकॉर्डिंग उसकी जो वेलोसिटी क्या हो, चेंज हो। ठीक है, व्हेन मोशन ऑफ फ्लूइड
fluids is not depend on टाइम, मतलब वो टाइम पे डिपेंड नहीं करा, अलग अलग पॉइंट पे उसकी अलग अलग वेलोसिटी होनी चाहिए। टाइम पे डिपेंड करे मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन स्टेडी स्टेट में क्या होगा या स्टेडी मोशन में क्या होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं करती एंड इट्स वैल्यू इज, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी तो वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट, एंड इट्स वैल्यू इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग, इज कॉल्ड स्टेडी मोशन। और अगर वो टाइम पे डिपेंड करे मतलब अलग अलग पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या हो, अलग अलग न हो, तो वो क्या कहलाएगा, अनस्टेडी मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये लिक्विड है, इसकी बेसिकली टू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्या होती हैं, टू प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो होता है जैसे विस्कोसिटी, क्या होगी, विस्कोसिटी, और एक होती है कंप्रेसिबल, क्या होती है, विस्कोसिटी और कंप्रेसिबल। तो टू प्रॉपर्टी होती हैं बेसिकली, टू प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्लूइड की टू प्रॉपर्टी, फर्स्ट तो बोल देंगे हम विस्कोसिटी या विस्कस, विस्कोसिटी, और सेकंड बोल देंगे कंप्रेसिबल। ठीक है, देखो अगर आप अदर मोशन देखें, एक हो जाएगा, जैसे दूसरे मोशन की हम बात करें तो जो फ्लूइड है वो रोटेशनल मोशन भी करते हैं और रोटेशनल मोशन नहीं भी करते। तो क्या होगा, रोटेशनल मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का रोटेशनल मोशन क्या होगा, जब उसकी लीनियर वेलोसिटी के साथ साथ क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी भी हो। जब फ्लूइड की क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो पॉसिबल विथ लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो क्या होगा, इन रोटेशनल मोशन क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इज ज़ीरो एट ऑल पॉइंट, तो वो मोशन क्या होगा, इन रोटेशनल मोशन होगा। अगर हम काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होगा, जो इसका जो फ्लूइड का मोशन होगा वो स्टेडी होता है, इन रोटेशनल होता है, और जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या माना गया, इनिशियली according to the study of kinematics, motion of fluid is steady, मोशन ऑफ फ्लूइड इज क्या होता है, फ्लूइड का मोशन कैसे होगा, स्टेडी, जो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, एंड क्या होता है, इरोटेशनल, मतलब उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी की गई तो उसने क्या माना कि जो फ्लूइड का मोशन क्या होगा, स्टडी होता है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता, और इरोटेशनल मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है।
और जो फ्लूइड होता है, एंड फ्लूइड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा और नॉन विस्कस होगा। एंड फ्लूइड इज, उसने क्या माना कि फ्लूइड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल होता है और क्या होता है, नॉन विस्कस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। अब देखो, मान लो हमने एक फ्लूइड लिया, वो क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। मतलब अगर उसका फर्स्ट, मान लो ये पॉइंट हम ले रही, इसके अकॉर्डिंग, इस पाथ के अकॉर्डिंग मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जिसका जो फ्लूइड का फर्स्ट पार्टिकल जिस पाथ पॉइंट से पास आउट होगा, जिस वेलोसिटी से और जिस पाथ को कवर करेगा, तो इसके जो बाकी बचे हुए सारे पार्टिकल जो इस फ्लूइड के अंदर हैं, वो उसके सेम पाथ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। मतलब इसका जो फर्स्ट पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है, वो जो, तो उसके बाकी बचे हुए पार्टिकल हैं, उसका पाथ भी उसके फर्स्ट पार्टिकल के सिमिलर और सेम होगा। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर उसका पाथ, अगर उसके एवरी पार्टिकल का पाथ अगर क्या हो जाए, डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज हो जाए कि उनके जो पार्टिकल का पाथ है वो क्या हो जाए, अलग अलग, जिगजैग कंडीशन हम जिसको बोलते हैं, उस टाइप का हो जाए, तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या कहेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। जब सभी पार्टिकल का पाथ क्या हो, सेम हो, तब तो स्ट्रीमलाइन फ्लो। और उनका पाथ क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, तो क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लिखो, in steady motion of fluid, the path of every particle are same and similar to the first particles path at any point या फिर at all point is called streamline flow, is called streamline flow. And when the velocity of fluid is increased, is large या फिर high, is larger than critical velocity, its critical velocity। हम आगे पढ़ेंगे कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, देन द फ्लो ऑफ फ्लूइड is zigzag never than streamline flow is called turbulent फ्लो। वो क्या कहलाएगा, टर्बुलेंट
फ्लो कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो स्ट्रेट लाइन फ्लो है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो, फ्लोइंग फ्लूइड। अगर कोई फ्लूइड स्ट्रीमलाइन मोशन कर रहा है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, जो इसकी जो फ्लो लाइन होती है, अगर उसके ऊपर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो ये टेंजेंट किसको डिफाइन करेगी, इस पॉइंट पे इसकी मोशन की डायरेक्शन और इसकी वेलोसिटी को डिफाइन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कोई भी दो फ्लो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ये क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ वी कैन ड्रॉ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लो लाइन, it is show the direction of velocity या direction of motion at this point। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगी, टू फ्लो लाइन नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे दो जो फ्लो लाइन है इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर हम फ्लो लाइन के अकॉर्डिंग अगर लिक्विड का फ्लो देखें तो अलग अलग पॉइंट पे, फ्लो लाइन के अलग अलग पॉइंट पे जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, या डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो अलग अलग पार्टिकल की वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, सेम। अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल की, एक पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी और वेलोसिटी दोनों क्या होगी, चेंज, डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें तो उसके पर उसकी डायरेक्शन, सभी पार्टिकल की डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो लिखो द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ the velocity and direction of flow of a single flow line is possible different at different point, but any single point the velocity and direction of fluid is same, क्या होगी, सेम होगी for all particles of fluid। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो कोई भी फ्लूइड है उसकी शेप क्या होती है, फिक्स नहीं होती। कोई भी फ्लूइड की शेप क्या नहीं होती, फिक्स। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और कर्व लाइन भी हो सकती है। ठीक है, हमने बात की कि अलग अलग पॉइंट पे अगर उसकी वेलोसिटी की बात करें तो वो भी क्या होती है, डिफरेंट।
लेकिन अगर हम एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो उसके ऊपर उसकी वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द शेप ऑफ फ्लूइड इज नॉट फिक्स्ड। क्या नहीं होती? फिक्स। क्या हो सकती है? जैसे कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व लाइन भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी फिक्स उसकी स्ट्रक्चर नहीं होती कि फ्लूइड का जो शेप है वो कैसी होगी, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज possible different at different point, but at any single point, the velocity, magnitude and direction of fluid is never change with respect to टाइम के साथ इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता अगर हम कोई भी एक सिंगल पॉइंट की हम बात करें। ये तो इसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम मानेंगे हमने एक ट्यूब ली है। क्या ली है? एक ट्यूब ली है, ठीक है। और उसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? लिक्विड को क्या करवा रहे हैं? फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। मान लो ये फर्स्ट पॉइंट है और ये क्या है? सेकेंड। ही मतलब ये इनिशियल और ये क्या है? फाइनल। ये पी पॉइंट है, ये मान लो आर पॉइंट। दो पॉइंट ले लिए हमने। मान लो ये पी से आर की तरफ फ्लूइड क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। मान लो यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है और यहाँ पे क्या हो रही है? v2, ठीक है। और अगर हम इस फ्लूइड में बात करें तो अलग अलग पॉइंट पे इसकी अलग वेलोसिटी क्या होगी? अलग अलग, ठीक है। जैसे यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, हर जगह क्या होगी? इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो डेंसिटी ρ1 है और यहाँ पे चेंज होकर डेंसिटी क्या हो गई? ρ2। मतलब हर पॉइंट पे उसकी डेंसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी भी क्या हो रही है? चेंज। मान लो इसका जो हमने एरिया, सरफेस एरिया ले रखा है, इस पॉइंट पे तो सरफेस एरिया A1 है और इस पॉइंट पे सरफेस एरिया क्या है? A2 है, ठीक है। तो क्या होगा? अब हम इस इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या लिया है? टू डिफाइन दिस we can take a tube of flow। क्या लिया है हमने? एक ट्यूब ऑफ फ्लो लिया, ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड is different at different point in tube, ठीक है। let at point P, ये क्या है? पॉइंट P, velocity is v1, सरफेस एरिया A1
and density of fluid is rho 1. ठीक है, ठीक है. एंड पॉइंट आर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मान लो वेलोसिटी हो गई v2, सरफेस एरिया हो गया मान लो a2 एंड डेंसिटी कितनी होगी, मान लो ρ2. ठीक है. अगर हम मान लो टाइम इंटरवल ले रहे हैं डेल्टा टी, कितना टाइम इंटरवल ले रहे हैं, टाइम इंटरवल. ठीक है. तो देख लो, तो वॉल्यूम अगर हम देखें कि कितना फ्लो हो रहा है लिक्विड, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अगर इस टाइम इंटरवल में जो फर्स्ट पॉइंट है पी से, तो कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट पॉइंट पी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1 इंटू डेल्टा टी इंटू a1. ठीक है. और मास देखें, जो फ्लो होने वाले जो फ्लूइड है उसका कितना हो जाएगा, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज इक्वल टू कितना होगा, ρ1 a1 v1 इंटू डेल्टा टी. ठीक है. तो ये क्या हो गया वॉल्यूम और ये क्या हो गया उसका मास. अब हम देखें मास पर यूनिट टाइम या फिर मास फ्लक्स, क्या देखें, मास पर यूनिट टाइम या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, मास फ्लक्स एट पॉइंट पी की बात हो रही है. कितना होगा पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा से डिवाइड हो जाएगा, तो ρ1 a1 और v1. ठीक है. सिमिलरली पॉइंट एट पॉइंट क्यू मास फ्लक्स कितना होगा, ρ2 a2 और v2. ठीक है. अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करें, तो न तो फ्लूइड इसकी जो ट्यूब से बाहर निकल सकता है, न इसके अंदर एंटर कर सकता है, या फिर न तो इसके अंदर कोई सिंक होता है, न ही इसके अंदर कोई सोर्स होता है. ठीक है. तो न तो कुछ भी नहीं होता, तो मतलब इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, जो मास फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा. तो क्या लिख सकते हैं हम, इन स्ट्रीमलाइन फ्लो fluid is never enter or not out, and never enter or never out by the valves of tube, and there is no any source and sink in tube. So the mass flux of fluid is same at all point of tube. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो गया, ρ1 a1
V1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो टू ए टू V2, मतलब P पे जो मास फ्लक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q पर मास फ्लक्स। तो इसको एक साथ अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रो ए वी, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम, तो ये क्या है, कांस्टेंट। इसी को क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसी को क्या कहेंगे हम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब नेक्स्ट देखो आयलर इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, आयलर्स इक्वेशन। ठीक है, इसने भी जो फ्लूइड है उसकी स्टेडी मोशन को डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन दी, जिसे क्या कहेंगे हम, आयलर इक्वेशन। इसने किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग, न कि एक सिंगल पार्टिकल को, जबकि पूरे फ्लूइड को एक साथ डिफाइन किया था किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आयलर के अकॉर्डिंग उसने क्या माना, आयलर्स डिफाइन द डेंसिटी। उसने किसको डिफाइन किया, डेंसिटी को ही डिफाइन कर दिया लिक्विड की, न कि एक सिंगल पार्टिकल की स्टडी को। डेंसिटी मान लो फंक्शन है एक्स वाई जेड और टाइम का, एंड वेलोसिटी v किसका फंक्शन हो जाएगी, एक्स वाई जेड और टी का, ऑफ एनी फ्लूइड एट एनी फिक्स पोजीशन। मान लो वो पोजीशन हो गई एक्स वाई जेड, ठीक है, एट एनी टाइम। आयलर ने क्या डिफाइन किया, जो फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी को और उसकी वेलोसिटी भी, कोई भी टाइम हम ले लो, टी टाइम पे उसने किसी भी फिक्स पोजीशन के ऊपर उसकी डेंसिटी और वेलोसिटी को क्या किया, डिफाइन किया। इसको डिफाइन करने के लिए उसने एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का एक पाइप लिया और उसके अंदर देखा, उसके अंदर एक फ्लूइड को क्या करवाया, फ्लो करवाया। मान लो उस फ्लूइड को हमने किस डायरेक्शन में फ्लो किया, एक्स डायरेक्शन में फ्लो करवाया, ठीक है। तो क्या कियागा, फॉर दिस उसने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल पाइप लिया, he take a cylindrical pipe and any fluid flowing in this pipe, ठीक है। let the direction of flow is x डायरेक्शन। क्या मान लिया कि फ्लो की डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है। जैसे हमने ये एक सिलेंड्रिकल पाइप ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक एलिमेंटल पार्ट लिया है, इस पाइप का क्या लिया, एलिमेंटल पार्ट, और उस एलिमेंटल पार्ट की स्टडी की और टोटल के लिए क्या होगा, उसके सिमिलर। मान लो हमने ये एक एलिमेंटल पार्ट ले लिया, ठीक है, इसकी जो सरफेस एरिया हमने ले लिया मान लो a है, और इसकी जो विड्थ है वो मान लो dx ले ली। कितनी ले ली, dx। ये डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, फ्लो की डायरेक्शन हमने कौन सी ली है, एक्स डायरेक्शन लिए, ठीक है। मान लो इसके जो सरफेस लेयर है, जो एलिमेंटल पार्ट लिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर क्या है, P, और राइट हैंड साइड में प्रेशर क्या है, P डैश। तो क्या किया, वी कैन टेक एनी एलिमेंटल पार्ट of this pipe and
let dx is width and a is surface area, then वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होगा, a इंटू डी एक्स। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू डी एक्स। लेट, मान लो इस जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी क्या है, रो। लेट रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या है, डेंसिटी। देन अगर हम इसके मास की बात करें तो फ्लूइड का मास, देन मास ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी क्या है, रो, तो मास ऑफ फ्लूइड क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। एंड वी एक्स इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वी एक्स क्या ले लिया हमने, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, कौन सी डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। P इज प्रेशर, लेट P इज प्रेशर एट लेफ्ट हैंड साइड, and P dash is pressure at right hand side of elemental part, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज फोर्स एट लेफ्ट हैंड साइड ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, पी डैश ए, ठीक है। तो इसकी एक्स एक्स डायरेक्शन होगी, इसके अकॉर्डिंग फोर्स इस साइड में और इसके अकॉर्डिंग फोर्स इस साइड में, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, एक दूसरे से क्या है, अपोजिट। तो रिजल्टेंट फोर्स देखो, देन रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, मतलब डी एफ, एक्स डायरेक्शन में तो डी एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में एफ ऑफ ए, प्लस माइनस एक्स डायरेक्शन में पी डैश ए, तो कितना हो जाएगा, माइनस पी डैश माइनस पी इंटू ए, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे पी डैश माइनस पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस, पी डैश माइनस पी हियर, पी डैश माइनस पी इज प्रेशर डिफरेंस, वो किसके इक्वल होगा, मान लो क्या है, डीपी। सो डी एफ इज इक्वल टू, मतलब फोर्स क्या होगा, माइनस डी पी इंटू ए, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्स। अब अगर मैं इसके ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डी एक्स से, मतलब डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स। डी एक्स के ऊपर नीचे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखो, जो हमें पता है कि जो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको मान लो हम, ये तो क्या हो गया, फोर्स हो गया। अगर हम फोर्स देखें पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स किस में देखें, पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इन पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मान लो उसको हमने एफ ऑफ पी लिख लिया, और किस डायरेक्शन में, एक्स, तो डी एफ अपॉन ए डी एक्स हो जाएगा।
और वो कितना पर यूनिट वॉल्यूम देखना है तो ए डी एक्स से डिवाइड करती है, वो क्या आ जाएगा माइनस डी पी। इसको ए डी एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा डी एफ अपॉन ए डी एक्स इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो वी नो दैट relation between force and potential energy क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डी एक्स। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की कंपैरिजन करें, ये भी फोर्स है और ये भी क्या है फोर्स। सो प्रेशर या फिर चेंज इन प्रेशर इज सिमिलर टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बाय कंपैरिजन दैट इम्प्लाइज प्रेशर इज किसके इक्वल आ गया पोटेंशियल एनर्जी फॉर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में बात करें तो प्रेशर किसके इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो अगर हम फ्लूइड पे क्या लगा दे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दे, इफ वी कैन अप्लाई एनी external force on fluid then total force या resultant force क्या हो जाएगा, resultant force क्या होगा, एक तो उसका जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगता है एफ ऑफ पी प्लस उसका एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन ले रहे हैं हम एक्स इंटू ए डी एक्स। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, बाय न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए। एफ ए तो एक्सीलेशन और एम क्या होता है मास। तो मास क्या होगा फ्लूइड का हमने फाइंड आउट किया था रो ए इंटू डी एक्स, और एक्सीलेशन क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी मतलब डी वी अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर मान लो 4। ठीक है, तो इक्वेशन 3 भी फोर्स है और इक्वेशन 4 भी क्या है फोर्स। देन बाय इक्वेशन 3 एंड 4 ये भी फोर्स को डिफाइन करिए, ये भी फोर्स को, तो दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ ई एक्स डायरेक्शन में ए डी एक्स इज इक्वल टू रो ए डी एक्स इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए डी एक्स से ए डी एक्स क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल। तो ये क्या बन गया एफ ऑफ पी प्लस एफ ऑफ ई इंटू एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू बन गया रो इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट पे देखो एफ ऑफ पी इंटू एक्स डायरेक्शन हमने क्या निकाला था माइनस डी पी अपॉन डी एक्स। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ पी क्या हो जाएगा माइनस डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ ऑफ ई, और ये कौन सी एक्स डायरेक्शन में और ये भी क्या है एक्स डायरेक्शन रो इंटू डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या कौन सी एक्स डायरेक्शन में, सिमिलरली क्या आ जाएगा वाई डायरेक्शन में in y direction and z direction। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y डायरेक्शन की बात करें तो माइनस डी पी अपॉन डी वाई इंटू वाई डायरेक्शन प्लस एफ ऑफ ई वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू रो डी वी अपॉन डी टी, या फिर डी वी एक्स ये एक्स डायरेक्शन में तो ये वाई डायरेक्शन में, ऐसे ही माइनस डी पी अपॉन डी z प्लस एफ ऑफ ई जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू रो डी वी जेड अपॉन डी टी। अगर इनको एक साथ लिखूं तो क्या लिख सकती हूँ एफ ऑफ ई, ठीक है, माइनस डी पी अपॉन
dx, I प्लस डी पी अपॉन डी वाई, जे प्लस डी पी अपॉन डी जेड के इज इक्वल टू क्या हो गया, रो डी वी अपॉन डी टी। अगर इसको एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ई माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू रो डी वी अपॉन डी टी। और इसी को क्या कहेंगे, आयलर इक्वेशन। इट इज कॉल्ड आयलर्स इक्वेशन। इसी को क्या कहेंगे, आयलर्स इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बर्नौली थ्योरम कि बर्नौली थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, अगर हम कोई भी नॉन विस्कस फोर्स और इनकम्प्रेसर फोर्स के फ्लो की बात करें, अगर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो लीनियर मोशन कर रहा है तो उसके हर पॉइंट पे जो उसकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, व्हेन एनी नॉन विस्कस एंड incompressible fluid is flow in streamline motion, then the टोटल एनर्जी, जिसमें क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम एट every point of the path is always remain constant। ठीक है, दैट मीन्स क्या होगा, P प्रेशर एनर्जी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जहाँ पे P तो क्या है, प्रेशर एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम इसको प्रूफ करते हैं, इस स्टेटमेंट को क्या करना है, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या ले लेंगे, हम एक पाइप ले लेंगे और वो ले लेंगे कि उस पाइप की जो विड्थ है वो क्या है, डिफरेंट अकॉर्डिंग टू फिगर। देखो मान लो हमने ये एक ऐसे पाइप लिया, ठीक है, मान लो इसके अंदर इस टाइप से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मान लो ये एक्स पॉइंट है और ये क्या है, वाई साइड है। ठीक है, मान लो इसका एरिया A1 और इसका एरिया क्या है, A2, और ये सरफेस ले लिया हमने। मान लो इसकी हाइट है H1 और इसकी हाइट है H2। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे वेलोसिटी मान ली हमने V2। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर मान लो P1 और इस पॉइंट पे प्रेशर मान लिया हमने P2। ठीक है, तो लिखो, लेट अस एज्यूम दैट any non-viscous and incompressible fluid is flow by the pipe as shown in फिगर। ठीक है, तो पॉइंट, अगर फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करें तो फोर्स, कितना फोर्स हो जाएगा, फोर्स एट पॉइंट या साइड
x इज इक्वल टू क्या होगा, P1 A1, देन वर्क डन कितना हो जाएगा, W1 कितना होगा, P1 A1 और V1। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली एट साइड y, अगर y साइड पे हम बात करें, वर्क डन कितना होगा, P2 A2 और V2। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर हम बात करें, टोटल वर्क डन कितना होगा, W इज इक्वल टू W1 माइनस W2, दैट मीन्स P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया, वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, A1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 V2, और ये m अपॉन रो। m क्या है, मास पर यूनिट टाइम, m क्या है, फ्लो मास पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इससे ये इक्वेशन, इसको मान लो इक्वेशन इसको इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, देन इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, कंटिन्यूटी इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 m अपॉन रो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। इसका यूज हमने किस में किया, इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 क्या बन गई, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 m अपॉन रो, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी एट x पॉइंट कितनी होगी, 1/2 mv1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी एट y पॉइंट कितनी होगी, 1/2 mv2 स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो लिख लो, इंक्रीमेंट, सो इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होगा, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, एट x पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगी, mgh1, और पोटेंशियल एनर्जी एट y पॉइंट कितनी होगी, mgh2। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, तो डिक्रीमेंट, डिक्रीजेस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh1 माइनस mgh2। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको 6। कितने नंबर होगी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब नेट एनर्जी देखो, नेट एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रही है, डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्या आ जाएगी, 1/2 mv1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mgh1 माइनस h2। ठीक है, ये क्या हो गई, एनर्जी। अब हम देखो, ये नेट एनर्जी, अब ये किसके इक्वल होती है, वर्क डन, उसने कितना वर्क डन किया है उसके इक्वल। तो ठीक है, तो नेट एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। दैट इम्प्लाइज नेट एनर्जी क्या है, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
माइनस mgh1 माइनस h2। और वर्क डन हमने निकाला था इक्वेशन नंबर कितनी थी वो, इक्वेशन नंबर थी 4। कितना था बाई इक्वेशन नंबर 4 से वर्क डन कितना था, P1 माइनस P2 और m अपॉन रो। ठीक है, m कैंसिल हो जाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगी 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस रो को इधर डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 रो v1 स्क्वायर प्लस m रो h1 प्लस p1 इज इक्वल टू 1/2 रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2 प्लस p2। मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये प्रेशर, और ये भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, ये फर्स्ट पॉइंट पे, ये फाइनल पॉइंट पे। तो ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो हर जगह टोटल एनर्जी, दैट मीन्स टोटल एनर्जी हर जगह क्या रहेगी, सेम। दैट इम्प्लाइज 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी इज इक्वल टू क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। और इसी को क्या कर लेंगे हम, बर्नौली थ्योरम। इट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। इसी को क्या कहेंगे हम, बर्नौली थ्योरम। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है विस्कस फोर्स, विस्कस फ्लूइड एंड विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है, कोई भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने जो फ्लूइड की जो लेयर के अंदर जो मोशन हो रहा है उसका क्या करती है, वो उसको रोकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। और जो फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई, उसको क्या कहेंगे, विस्कस फ्लूइड। तो लिखो, viscosity is a measure of a fluid's resistance। ये एक टाइप का क्या होता है, फ्लूइड में रेजिस्टेंस टू फ्लो, जो उसके फ्लो को क्या करता है, रोकता है। इट describes the internal friction of fluid, या फिर moving fluid, friction of a moving fluid। ठीक है, कोई भी फ्लूइड जिसकी लो विस्कोसिटी होती है वो इजीली फ्लो हो सकता है। क्या होगा, ए फ्लूइड विद लो विस्कोसिटी फ्लो इजीली। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटम के बीच में जो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, because its molecular makeup results in very little friction when it is in motion। ठीक है, और जो लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, हाई होती है एज कंपेयर टू, जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी गैस की कंपैरिजन में क्या होती है, हाई। इसीलिए जो लिक्विड है उनको क्या कहते हैं हम, विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। ए लिक्विड हैव
हाई विस्कोसिटी as compared to gas, so it is called viscous force या viscous fluid। ठीक है, अब न्यूटन्स ने क्या दिया था, विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी कोफिशिएंट को डिफाइन करने के लिए एक फॉर्मूला दिया था जिसको क्या कहेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला। नेक्स्ट हेडिंग डालो, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस फोर्स एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो विस्कस फोर्स होता है फ्लूइड के अंदर अप्लाई होता है, जो मतलब दो लेयर अगर कांटेक्ट में हो तो उसके बीच में क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स लगेगा, और वो उसने बताया कि किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग उसने क्या कहा, देखो according to Newton's viscous force which is work between two layer of fluid have in contact। अगर दो लेयर फ्लूइड के कांटेक्ट में है तो उसके अंदर विस्कस फोर्स लगेगा, और वो किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन फर्स्ट जो सरफेस एरिया है, कांटेक्ट सरफेस एरिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट कांटेक्ट एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड, और उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल, तो F इज प्रोपोर्शनल टू E। सेकंड क्या होगा, जो ग्रेडियंट है वेलोसिटी का, जो कांटेक्ट सरफेस की पोजीशन है वहाँ पे ग्रेडियंट है वेलोसिटी के, उसके भी प्रोपोर्शनल, तो ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी एट द पोजीशन ऑफ कांटेक्ट ऑफ फ्लूइड लेयर इसमें भी क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम z डायरेक्शन में अगर उसका मोशन माने तो V ऑफ x अपॉन डी जेड। मतलब एक तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है लेयर का उसके सरफेस के प्रोपोर्शनल होता है, और एक जो कॉन्टैक्ट एरिया है उसके ऊपर उसकी कॉन्टैक्ट की पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है उसके प्रोपोर्शनल। दैट इम्प्लाइज अगर हम दोनों को एक साथ लिखे तो F इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू डी वी एक्स अपॉन डी जेड। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो F क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा ईटा, और मान लो नेगेटिव साइन इंटू A डी वी एक्स अपॉन डी जेड। ठीक है, यहाँ पे ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, और जो नेगेटिव साइन वो क्या डिनोट कर रहा है, जो फोर्स है वो क्या होगा, जो फ्लो हो रहा है मोशन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नेगेटिव साइन शो दैट विस्कस फोर्स is opposite in direction of motion of fluid के मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट ये लगता है।
और इसको ही क्या कहेंगे हम, न्यूटन्स फॉर्मूला। ये क्या कहलाएगा, न्यूटन्स, इट इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे, एफ इज इक्वल टू माइनस सीटा ए डी वी एक्स अपॉन डी वी एक्स अपॉन डी जेड, इसी को क्या कहेंगे हम, न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या है ये, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स के लिए न्यूटन का क्या है, ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट देखो क्रिटिकल वेलोसिटी, कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है और जो रेनॉल्ड नंबर हैं वो क्या होते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। तो कोई भी फ्लूइड है उसकी वो वेलोसिटी जिससे कम पे तो उसका मोशन क्या रहे, स्ट्रीमलाइन मोशन, और वेलोसिटी उससे हाई होते ही उसका मोशन क्या हो जाए, ट्रबुलेंट मोशन। तो उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उस लिमिटिंग वेलोसिटी को क्या कहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या होगा, द वेलोसिटी एट विच the motion of fluid change from streamline motion to turbulent is called critical velocity, and it is denoted by VC। इसको किससे डिनोट करते हैं, VC, ठीक है। अब जो रेनॉल्ड ने इसको डिफाइन किया था कि ये किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड, VC is depend on density rho, ठीक है, viscosity eta, viscosity constant, and radius r ऑफ पाइप, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए उसने माना लेट VC इज इक्वल टू R, जो कि कांस्टेंट लिया था, रो एक्स, ईटा वाई और आर जेड। तो इसको डायमेंशनल फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। किस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे, डायमेंशन फॉर्म में। तो इसको डायमेंशन आर तो क्या है, आर इज कॉल्ड रिडबर्ग या रेनॉल्ड कांस्टेंट। तो इसकी कोई भी कांस्टेंट है तो डायमेंशन क्या होगी, कुछ नहीं होगी, इट इज ए डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी, m0 L1 t-1 इज इक्वल टू, अब देखो इसकी तो क्या होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब डेंसिटी की देखो, रो की क्या डायमेंशन होगी, m1 L-3 और t0, और इसकी पावर कितनी है, x। अब ईटा की जो विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है, m1 L-1 और t-1 होती है, और इसकी पावर कितनी है, y। और नेक्स्ट है r, रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, L0 L1 और t0, और इसकी पावर कितनी है, z। अब इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, L0 L1 t-1 इज इक्वल टू क्या बन गया, m की पावर कितनी होगी, x प्लस वाई, l की पावर क्या होगी, -3x, यहाँ पे
माइनस वाई और यहाँ पे क्या बनेगा प्लस जेड, ठीक है। और नेक्स्ट देखो टी की पावर देखें तो माइनस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल है उससे क्या करेंगे, पावर की क्या कर सकते हैं, कंपेरिजन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होगा, पावर की कंपैरिजन करेंगे तो इधर m की पावर क्या है 0 और इधर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इधर क्या है l की पावर -3x माइनस वाई प्लस जेड, इधर क्या है, इधर l की पावर कितनी है 1। ऐसे ही इधर क्या है t की पावर, इधर तो माइनस वाई और इधर क्या है -1, दैट इम्प्लाइज y तो क्या हो गया 1। और इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 एंड z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो देन VC क्या बन जाएगा, वैल्यू रख दो r रो x की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1, तो रो -1, ईटा y की वैल्यू क्या आई है 1 और r z की वैल्यू क्या आई है -1। दैट इम्प्लाइज अगर इसको हम इजी वे में लिखे तो क्या बन जाएगा r ईटा अपॉन ये -1 है तो नीचे चला जाएंगे रो r, और यही क्या बन गया विस्कोसिटी कांस्टेंट बन गया, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे रेनॉल्ड्स फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या होगी रेनॉल्ड फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी और आर क्या है रेनॉल्ड कांस्टेंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।